गंगा आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में हुए सर्वे की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब सोमवार को इस मामले की सुनवाई वाराणसी की जिला जज की अदालत में शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई जिला जज को सौंपी थी। इस आदेश की कॉपी शनिवार को जिला जज अजय कुमार विश्वेश्वर की अदालत में पहुंच गई है। 23 मई यानी कि सोमवार को जज सुनवाई की तारीख बताएंगे। ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा इस समय काफी गरमाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले की सुनवाई जिला जज को 8 सप्ताह में पूरा करने के लिए कहा है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि सोमवार को जिला जज की ओर से इस विवादित मामले की सुनवाई की टाइमलाइन पर भी बात कही जा सकती है। कल हम लोग ऑनरेबल कोर्ट से यही कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार पहले इस केस की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई हो। ये लीक होना सबको पता है, सब लोग देख रहे हैं कि लीक हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया है। आप लोग सुने होंगे। तो अगर कमिश्नर की रिपोर्ट लीक हुई, दैट इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग, और ये लीक हुई है तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसमें जितने लोग इन्वॉल्व होंगे, चाहे वो वकील कमिश्नर हो, हम पर्सनल किसी पर कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन जो भी लोग इस लीकेज के पीछे, इस लीक होने के पीछे जिसकी जिम्मेदारी बनती है, उसकी जांच मैं करवाऊंगा और उनके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। उधर ज्ञानवापी मामले की कल से जिला कोर्ट में शुरू होने जा रही सुनवाई से पहले पूरे जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने खुद वाराणसी की सड़कों पर उतरकर सुरक्षा का जायजा लिया। इसके अलावा वाराणसी के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में, इसके अलावा नई सड़क, गोदौलिया, मदनपुरा समेत कई इलाकों में पुलिस की गश्त को बढ़ा दिया गया है। पुलिस कमिश्नर का ये कहना है कि ज्ञानवापी मामले की कल से शुरू होने जा रही सुनवाई को देखते हुए पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कल से ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होगी। जिला जज मामले पर सुनवाई करेगा, टाइमलाइन तो तय करेगा ही। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे सुनवाई से पहले किस तरीके से वाराणसी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई इलाकों में पुलिस गश्त कर रही है। किसी भी तरीके का कोई हंगामा ना हो, इसके लिए पहले से ही पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। नीतीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, कल फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। अभी तक सर्वे के दौरान, सुनवाई के दौरान जिस तरीके के हमने हालात देखे हैं, प्रशासन की तरफ से भी सख्ती बरती गई है। ऐसे में इस बार क्या तैयारी है? गुंजन, अगर तैयारियों की बात कर ले तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है और इस अलर्ट के होने के बावजूद जो अलर्ट जारी किया गया है, खुद पुलिस कमिश्नर सड़क पे उतरे और सारे मुस्लिम क्षेत्रों का भ्रमण किया। और साफ तौर पर ये सिर्फ अलर्ट होना या फिर गश्त करना, ये सिर्फ बड़ी बात नहीं है, बल्कि साफ तौर पर संदेश बड़ा है कि किसी भी आपत्ति या आतताई व्यक्ति को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिस तरह से तमाम तरह की सूचनाएं लीक होने के बाद सामने आई, तमाम तरह की बातें आई, कई लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई दिए, तो ऐसी स्थिति में इस बार की सुनवाई में कोई भी कोताही बरतने के मूड में नहीं है। इस बार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट किया गया है और इस अलर्ट को जांचने के लिए आज पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश काशी की सड़कों पर दिखाई दिए हैं। गुंजन, बिल्कुल नीतीश, इससे पहले भी हमने देखा कि सर्वे के दौरान भी पुलिस पहले दिन तो उस तरीके से अलर्ट मोड पर नहीं रह पाई, लेकिन उसके बाद पुलिस ने अपनी सतर्कता बढ़ाई और जगह जगह पर पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर आई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर पहुंचे पूर्व राज्यपाल डॉक्टर अजीज कुरैशी ने मोदी सरकार को घेरा है। अजीज कुरैशी ने कहा कि आज सरकार इंसानियत को बांटने का काम कर रही है। लोगों में मजहब की अफीम चटाई जा रही है ताकि लोग बुनियादी चीजों की मांग ना करें, लोग रोजगार और सुविधा ना मांगे, इसलिए लोगों को धर्म में बांटा जा रहा है। मामला कोर्ट में है और मैं आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूँ कि मैं बता दूँ क्या मामला है। जब नाकाम हो जाती है सरकार कोई, तो उसके बाद एक ही रास्ता रहता है, वो एक अफीम का इस्तेमाल करती है। लोगों को नशा कराने के लिए अफीम का इस्तेमाल करती है कि लोग नशे में आ जाएं और अपनी माँगों को भूल जाएं, समझ कर छोड़ दें। और वो नशा जो है, मार्क्स ने कहा था, अफीम जो है वो धर्म है। आगे बढ़ते हैं। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद का मामला अदालत में है और कई मुस्लिम संगठन इस मुद्दे पर मुसलमानों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अपने भड़काऊ बयानों के लिए पहचाने जाने वाले बरेली मौलाना तौकीर रजा अब ज्ञानवापी के मुद्दे के बहाने मुसलमानों को सड़क पर उतरने के लिए उकसा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। अब हमें ये बता देना है
कि हमारी आस्था भी किसी अदालत के अंडर में नहीं है। आस्था के नाम पर देश की अदालतों को चुनौती देने वाले बरेली के मौलाना तौकीर रजा अब ज्ञान वापी मस्जिद विवाद को लेकर सीधे धमकी की भाषा बोलने लगे हैं और ज्ञान वापी के मुद्दे पर मुसलमानों को सड़कों पर उतरकर अपनी बात मनवाने के लिए भड़का रहे हैं। मसले का हल ये है कि मुत्तहिद होकर सड़कों पर आ जाइए। सरों की कीमत हमेशा रही है। एक जमाना था जब सर काट के और सर कटवा के अपनी बात मनवाई जाती थी। आज सर दिखाकर अपनी बात मनवाई जाती है। मौलाना तौकीर रजा ने ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि हफ्ते भर में एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही प्रधानमंत्री से मुलाकात करके ज्ञानवापी के मुद्दे पर अपनी बात रखेगा और एक हफ्ते बाद देश भर के मुसलमान जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे। हुकूमत से मुलाकात करे, ज़मीनी हकीकत उन्हें बताए, प्रधानमंत्री जी से टाइम लिया जाए और प्रधानमंत्री जी अगर समय देते हैं तो उनसे मुलाकात करके इन तमाम चीज़ों पर कोई निर्णय लेने का आग्रह किया जाए। और अगर इस दौरान में हमें समय नहीं मिलता है तो हमने एक हफ्ते के बाद दोबारा मीटिंग बुलाई है। उस मीटिंग में हमारी जेल भरो आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी, क्या डेट होगी, किस तरह चलाया जाएगा। सेंट्रल कमेटी हमारी बना दी गई है, सूबे वाइज कमेटियां बनाई जा रही हैं, जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा वाराणसी सेशन कोर्ट से होते हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर से वाराणसी जिला कोर्ट पहुंच चुका है और इस मामले पर जमीयत उलेमाए हिंद जैसे संगठनों ने मुसलमानों से अपील की है कि वो ज्ञानवापी के मुद्दे पर किसी भी धरने और प्रदर्शन में शामिल न हो। लेकिन ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में होने के बावजूद मौलाना तौकीर रजा और उनके जैसे कई और लोग इस संवेदनशील मुद्दे को भावनाओं से जोड़कर हवा देने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ये पहला मौका नहीं है जब मौलाना तौकीर रजा ने कोई भड़काऊ बयान दिया हो। दरअसल मौलाना तौकीर रजा अपने भड़काऊ बयानों की वजह से ही पहचाने जाते हैं। यूपी चुनाव के दौरान भी मौलाना तौकीर रजा ने हुजूम जुटाकर भड़काऊ भाषण देते हुए कहा था कि जिस दिन मुसलमानों ने कानून हाथ में ले लिया उस दिन हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ मौलाना तौकीर रजा ही नहीं बल्कि संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी ज्ञानवापी के मुद्दे पर रह रहकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं। आज एक बार फिर ज्ञानवापी के मुद्दे पर बोलते हुए शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि ज्ञानवापी के हौज खाने में कोई शिवलिंग जैसी चीज नहीं है और इस मसले के लिए मुसलमानों को डराया जा रहा है। हालांकि शफीकुर रहमान बर्क आज तक खुद कभी ज्ञानवापी मस्जिद नहीं गए, लेकिन बिना देखे ही बर्क ने यह दावा किया है कि वजू खाने में मिली आकृति फव्वारा है। ज्ञानवापी मस्जिद तो बिल्कुल क्लियर है, उसके अंदर कोई शिवलिंग वगैरह का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अब ये चूंकि कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करके हालात को बिगाड़ने की कोशिश करना चाहते हैं और 24 का इलेक्शन जीतना चाहते हैं। लेकिन कोर्ट ने जो सर्वे कराया उसमें तो निकल कर आया है ना? नहीं, क्या निकल कर आया? कुछ भी नहीं है। बिल्कुल उसमें ये बिल्कुल गलत है और झूठ है कि उसके अंदर कोई शिवलिंग कोई है नहीं। कोई शिवलिंग कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हिंदू भाइयों से मुताल्लिक हो उसके अंदर। आपको लगता जाना चाहिए, देखना चाहिए क्या है क्या नहीं? हाँ, देखने के लिए अभी मेरे घुटनों में तकलीफ है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं जाता खुद भी देख के आता। अब देखिए, आपने बाबरी मस्जिद की खुदाई आसार कदीमा के जरिए से सुप्रीम कोर्ट ने करवाई, लेकिन कोई भी निशानी नहीं मिली मंदिर की, बताइए। लेकिन इसके बावजूद भी वहाँ पर राम मंदिर बनवा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। महू पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने आजम खान की नाराजगी पर बयान देते हुए कहा कि आजम खान नाराज होकर जाएंगे तो जाएंगे कहां। ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुके, उन्होंने सहयोगी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी मन से ही नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को एसी की हवा लग गई है, अखिलेश यादव को भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच आना चाहिए और अपने पार्टी के नेताओं से आकर मुलाकात करनी चाहिए। कल हम लोगों का वो प्रेजेंटेशन था, कल से सदन चल रहा है, आज आपके सामने हैं, विधानसभा से खाली होंगे तो उनसे मिलेंगे। काफी नाराज चल रहे हैं आजम खान जी अखिलेश यादव। ऐसा कुछ नहीं है, अभी उनके बयान को हमने भी सुना है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो नाराज होकर के कोई कहाँ जाएगा? उनको निकलना चाहिए, क्षेत्र में जाना चाहिए, उनको भी मीटिंग करना चाहिए, उनको भी अपने नेताओं से मिलना चाहिए, ये मेरे कहने का तात्पर्य है। क्या होता है, किसी
अरे अब निकलना है, अब उनको निकालने की हम जाएंगे तो ना। कल से यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत भी होने जा रही है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से सोमवार बजट सत्र की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 26 तारीख को विधानसभा में अपना बजट पेश करेगी। बजट सत्र की शुरुआत से पहले आज विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल विधायक दल के नेता राजपाल बालियान, बहुजन समाज पार्टी के विधायक दल के नेता उमाशंकर सिंह, कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा मोना, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के विधायक दल के नेता रघुराज प्रताप सिंह शामिल थे। लेकिन इस बैठक में सपा अध्यक्ष और विधायक दल के नेता अखिलेश यादव शामिल नहीं हुए। सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी दलों के विधायक दल के नेताओं से सदन को शांतिपूर्ण ढंग से चलवाने में मदद करने की अपील की। विधानसभा के बजट सत्र की सोमवार से शुरुआत होने जा रही है। सरकार ने अपनी तैयारी करके रखी है, विपक्ष की अपनी तैयारी है। तमाम मुद्दों पर विपक्ष कह रहा है कि सरकार को घेरेंगे। सरकार की क्या तैयारी, इस पर बात करेंगे संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी से। सर, कल से बजट सत्र शुरू हो रहा है, 26 तारीख को बजट पेश होगा, लेकिन विपक्ष कह रही है कि हम घेरेंगे। तमाम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, इन सब मुद्दों पर घेरने की तैयारी। आपने देखा आज महंगाई के बारे में 9.5 रुपये पेट्रोल पर और 7 रुपये डीजल पर कम किए हैं प्रधानमंत्री जी ने। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि प्रदेश की जन भावनाओं का आदर करते हुए उन्होंने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है और इसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। लेकिन केंद्र ने कहा राज्य सरकारें भी वैट कम करें, तो आप लोग करेंगे? यूपी सरकार करेंगे? अभी 12 रुपये कम किए हैं। अभी आगे भी करेंगे जी? अभी आगे करेंगे? अब आगे क्या करेंगे वो हम बताएंगे। विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे पूरी तरह सदन में? अरे हर सवाल का जवाब देंगे, हर सवाल का जवाब देंगे। तो ये बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और विपक्ष ने तमाम तैयारियां सरकार को घेरने की है, लेकिन सरकार की भी अपनी तैयारी है। किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब सदन दिया जाएगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। ब्रजेश जी, ये कल से सत्र शुरू हो रहा है, आप लोगों ने अपनी तैयारी की, विपक्ष ने भी तैयारी की है, तमाम मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था है, बिजली है। कल बजट सत्र का पहला दिन है, आज विधानमंडल की बैठक में जा रहा हूं और पूरी जानकारी आपको दूंगा। विपक्ष के हर सवाल का जवाब सरकार सदन में देगी। कैमरा में मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, भी गंगा, लखनऊ। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक के बाद सरकार के मंत्रियों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार विपक्ष के सभी सवालों का जोरदार ढंग से जवाब सदन में देगी। बीजेपी विधानमंडल दल की आज बैठक हुई लोक भवन में, तमाम सारे मंत्री भी शामिल हुए हैं, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। सर, आज जो बैठक हुई विधानमंडल दल की, क्या चर्चा हुई? कल से सत्र की शुरुआत हो रही, क्या रणनीति रहेगी सरकार? महामहिम में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ सत्र का शुभारंभ होगा, उसी को लेकर के और अन्य विषयों को लेकर के चर्चा हुई है और विधानमंडल दल की बैठक में सभी लोग उपस्थित थे। लेकिन विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर रखी है। हम लोग तैयार हैं, किसी भी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छा व्यवहार कर रही है। हम चाहेंगे विपक्ष के पास जो मुद्दे होंगे वो सदन में लेकर के आवें। सरकार हर मुद्दे पर, हर सवाल पर जवाब के लिए तैयार है। शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह नेता सदन बने, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई। जिम्मेदारी और बढ़ गई आपकी। जनता की सेवा करना ही जिम्मेदारी। लेकिन सवाल यह है कि पहली बार बीजेपी इतनी मजबूत हो रही, विधान परिषद में 81 सदस्य हो जाएंगे, 100 में 81, आज तक कभी नहीं रही बीजेपी। ये जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कार्यकर्ताओं की परिश्रम की पराकाष्ठा है, जिसके कारण यहाँ तक पहुँचे। आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता और कार्यकर्ताओं के परिश्रम के पराकाष्ठा के कारण आज सदन में एक पूर्ण बहुमत है, उससे ज़्यादा हम लोग सदन के अंदर पहुंच रहे हैं। और ये आप जब नेता सदन रहेंगे तब इतनी संख्या होगी 81 के आसपास, बड़ी उपलब्धि है। रिकॉर्ड ही तोड़ता रहता हूँ ना, रिकॉर्ड तोड़ता। कैमरा सहयोगी मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, गंगा, लखनऊ। बजट सत्र पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का कहना है कि विपक्ष सदन के भीतर हंगामा करके समय नष्ट करता है और इससे कहीं न कहीं विपक्ष का ही नुकसान होता है। आजम खान के बयान पर उनका कहना है कि कम से कम अखिलेश यादव को दोस्तों के घर तो जाना ही चाहिए, आजम खान का हालचाल जरूर लेना चाहिए। सरकार किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। डॉक्टर साहब, सरकार की अपनी तैयारी है, पहला बजट है योगी 2 का,
जो 23 तारीख से शुरू हो रहा है, लेकिन विपक्ष ने भी तैयारी की है सरकार को घेरने की। मैं तो बधाई दूंगा माननीय योगी जी को कि उन्होंने अपने सुशासन और व्यवस्था और पिछली जो सरकार थी उसमें ऐसी नीतियां उसे धरातल पर पहुंचाया कि जनता ने विपक्ष को खुद ही घेर रखा कि आपको नहीं जाना है विधानसभा में, आपको उस कुर्सी पर नहीं बैठना है और आपके हाथ में बजट नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने 30 साल तक आप बजट पास किए हो, लेकिन जनता के लिए 30 काम भी ऐसा नहीं आया कि तो आज वो काम की उपलब्धियों की बजट है। आगे फिर हम उसे और सुदृढ़ करेंगे, जनता तक जो चीज़ें कुछ कमी रह गई उसे सुधार करके आगे लाएंगे। उत्तर प्रदेश को विकास करना है और सुशासन व्यवस्था देनी है, इसके लिए व्यवस्था है। लेकिन एक विपक्ष का एक सोच रहता है कि हम व्यवधान डालना चाहिए, समय नहीं बल्कि उस समय से व्यवधान जो विपक्ष डालता है वो अपना खुद का नुकसान करता है, क्योंकि जनता जानती है कि अब जनता जागरूक हो रही है कि हमारे लिए जो सदन है, हमारे लिए वो कीमती समय है जो हमने विधायक को चुन के भेजा है, तो उसका जो समय व्यवधान करते हैं उस पर अभी बैठक हुई है। आजम खान ने रामपुर पहुंच के बहुत सारी बातें कही अखिलेश यादव को लेके, मुलायम सिंह यादव को लेके, कहा कि वो लोग मिलने ही नहीं आए, शायद मुलायम सिंह यादव के पास मेरा नंबर नहीं है। नाराज़गी उन्होंने कहा कि मुझे उनसे नहीं शिकायत है जिन्होंने जख्म दिया है, बल्कि लोगों ने मरहम नहीं लगाया, उनसे शिकायत है। निशाने पे अखिलेश यादव रहे। निश्चित रूप से मित्र को वही तो बताया कि कभी भगवान राम और निषाद राज ऐसे मित्र थे गले लगाए जो दुनिया में, तो मित्रता को निभानी चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, अमित शाह जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मित्रता जिन सहयोगी दलों को लाए, तो निश्चित रूप से ऐसे दल हैं कि जो उनको कभी सहारा मिला हो उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। मैं तो कई बार आवाज़ उठाऊंगा मंच पर कि क्या आज के दिन में माननीय अखिलेश जी के बिरादरी का कोई आदमी इतना देर बंद रहता है, तो क्या उसके लिए प्रयास नहीं करते? गलती तो किसी से भी हो जाती है, तो गलती हुई और सजा भोग रहे माननीय आजम खान, लेकिन उनके दल के नेता हैं तो निश्चित रूप से हालचाल लेना चाहिए था और उन गलतियों का खामियाजा लोग भोग रहे हैं। कैमरे मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, गंगाला। यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत से पहले आज समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक हुई, जिसमें सपा अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बजट सत्र की रणनीति पर चर्चा की। विधायक दल की बैठक में कम से कम 35 दिनों तक सत्र को चलाए जाने की मांग की गई, क्योंकि 5 या 6 दिन के सत्र में आम जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकेगी। बजट सत्र लंबा चलना चाहिए ताकि विस्तार से बजट पर चर्चा हो। सरकार ये चाहती है कि बजट सत्र छोटा हो जाए, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि बजट लंबा हो और इस सत्र में जनता की पूरी बात उठाने का हम लोग काम करेंगे। हम पुरजोर मांग करते हैं सरकार से कि आखिर सरकार विपक्ष के सवालों से बचना क्यों चाहती है, और ये बजट सत्र है और इतना छोटा बजट सत्र कभी किसी भी सरकार में नहीं हुआ। अगर आप एक बड़ा बहुमत लेकर के आए हैं और आप इसका ढिढोरा भी पीटते हैं कि 25 करोड़ आबादी का उत्तर प्रदेश है, अगर 25 करोड़ आबादी के प्रदेश का बजट सत्र आखिर एक हफ्ते का भी ना हो, तो कहीं न कहीं सरकार पर सवाल अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर की रामराज पुलिस और बदमाशों के बीच रविवार दोपहर उस वक्त मुठभेड़ हो गई जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जमालपुर टिकोला नहर पर चेकिंग अभियान चलाया। उसी दौरान बाइक सवार एक व्यक्ति को जब पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो खुद को घिरता देख बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। वहीं जवाबी फायरिंग में मुनीर नाम के बदमाश को गोली लग गई। घायल बदमाश के पास से पुलिस ने एक तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद कर घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आगे बढ़ते हैं। नोएडा के पैन ओसिस सोसाइटी ने लोगों ने सेक्टर 70 में बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया। सोसाइटी के लोगों का कहना है कि उनकी सोसाइटी में कानूनी रूप से एओए कई साल पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन बार बार लेटर भेजने और रेरा का आदेश पारित होने के बाद भी बिल्डर एओए का गठन नहीं कर रहा। बिल्डर का अथॉरिटी का 260 करोड़ रुपया बकाया है, जिस कारण 2000 लोगों की रजिस्ट्री भी नहीं हुई है। मेंटेनेंस और सिक्योरिटी का बुरा हाल है। इस कारण अब सोसाइटी के लोग एओए बनाकर उसे अपने हाथ में लेना चाह रहे हैं, लेकिन बिल्डर या नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। हमने ये यहाँ पे अपार्टमेंट 2009 में बुक किया था। 2009 में जब बुक किया था उसके बाद हमने 2012 तक 2-3 साल में सारा पैसा बिल्डर को 100% हमने पेमेंट कर दिया।
बिल्डर ने हमसे तो पैसा ले लिया, लेकिन नोएडा अथॉरिटी को पैसा नहीं जमा किया। इसके कारण आज हमारी रजिस्ट्री रुकी हुई है। हम लोग यहाँ पे 2000 लोग ऑलरेडी यहाँ पे रह रहे हैं, 2000 फैमिली, वो सारी फैमिली सफ़र कर रही है। आगे बढ़ते हैं, बुंदेलखंड के हमीरपुर में एक दंपति ने अपने नवजात बच्चे का नामकरण करते हुए उसे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का नाम दे दिया। दरअसल गुरुवार को एक शख्स अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचा था, जहां से बेड खाली न होने का हवाला देकर गर्भवती महिला को वापस लौटा दिया गया। जिसके बाद दंपति ने सीधे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से गुहार लगाई, लेकिन जब इस मामले का वीडियो वायरल हुआ तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश के बाद हमीरपुर जिला अस्पताल प्रशासन ने गर्भवती महिला को न सिर्फ भर्ती किया बल्कि उसका सुरक्षित प्रसव भी करवाया, जिसमें महिला ने एक बेटे को जन्म दिया। माता पिता ने उस बच्चे का नाम उप मुख्यमंत्री के नाम पर ब्रजेश रख दिया। हालांकि जिला अस्पताल में हुई इस लापरवाही पर डिप्टी सीएम ने अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से जवाब तलब किया है। 3 दिन से बराबर हटा रहे थे। डीएम साहब के यहाँ पहुँचे, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, भर्ती कराया, हमारा सीजर हुआ और हमने हमारे अपने बेटे का नाम रखा ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम साहब ने क्या किया था? उन्होंने भर्ती कराया। अच्छा, इसी खुशी में हमने उनका नाम ब्रजेश प्रजापति रख दिया। हमारे यहाँ एक मरीज भर्ती हुई थी, सपना जी, जिसका ऑपरेशन हमारे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के कहने पे हुआ था और इसी के चलते जो सपना है उसने अपने बच्चे का नाम ब्रजेश रखा है और ये बहुत ही खुशी की बात है। चलिए इन्हीं तमाम खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी।